हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी देख लिया होगा। नहीं देखा जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके ठीक पहले पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने ले रखा है। चौथा लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बारी है इसकी, किसकी? एमटीजी की। एमटीजी फिंगर टिप्स न्यूमेरिकल, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी एंड नीट। आईआईटी और नीट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, जिसकी तैयारी हम आपको लगातार करवा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक आपका होगा वही है, उसी न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाना है। आपका है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस टॉपिक का हम लोग बनाएंगे एमटीजी, फिंगर टिप्स। कहां से कहां तक? ऑलरेडी मैंने 1 से 15 तक का वीडियो डाल रखा है, आप चाहेंगे तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बनाएंगे 16 to 31 एमटीजी फिंगर टिप्स 16 to 31। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर, जो हमेशा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। अच्छी बात है। तो आज का भी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज तो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना, इसलिए खोला जाए पेज नंबर 38 सेकंड का। पेज नंबर 38 सामने देख लीजिए आप। 37 और 38 दो पेज है, दो पेज में दिया गया है। तो सबसे पहला आपका इसमें है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। जैसे मान लेते हैं ना, अपने सिस्टम में कहीं कोई पॉइंट है P हो सकता है, इस P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर कोई चार्ज है Q1, R2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज है Q2, R3 डिस्टेंस पर कोई चार्ज है Q3 एंड सो ऑन। और ऐसे ऐसे करके कई सारे हैं। Rn पर कोई चार्ज है Qn, तो पोटेंशियल एट P ये कितना होता है? ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितना भी होगा सबको हम लोग जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए वैल्यू भी डाल सकते हैं। V1 के जगह पर K Q1 बाई R1, V2 के जगह पर K Q2 बाई R2, V3 के जगह पर K Q3 बाई R3। बढ़ते चले जाएंगे K Qn बाई Rn। यहां से चाहिएगा तो आप K को कॉमन निकाल सकते हैं और समेशन का साइन लगाकर I बराबर 1 से लेके n तक Qi बटा Ri भी लिख सकते हैं। मर्जी हो तो आप K का वैल्यू डाल दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n तक Qi बटा Ri। या वैल्यू आप डाल दीजिए 9 × 10⁹ समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n तक Qi बटा Ri। तो जैसी जिसकी आवश्यकता वैसी जैसी जिसकी आवश्यकता होगी उस तरीके से हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक बात है। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमटीजी का पहला क्वेश्चन ये आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हो गया। कपड़ा इसको मिटा दें, समझ में आ गया सब लोग को। चलिए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस, बाद बाकी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको टॉपिक्स वाइज दिया जा चुका हुआ है। क्वेश्चन कहता है 16 नंबर, एक नहीं होगा 16 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है टू टिनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.8 माइक्रोकूलम एंड 2.8 माइक्रोकूलम। दो टिनी स्फीयर्स है, चार्ज दिया हुआ है 1.8 माइक्रोकूलम और दूसरे का दिया हुआ है 2.8 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है?
40 सेंटीमीटर। ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू स्फीयर्स इज, दोनों के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। कैसे निकलेगा, दोनों चार्जेस को जोड़ के निकलेगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, अभी सिखाया है फॉर्मूला, K Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2। के को तो कॉमन निकाल लेंगे, चलिए वैल्यू भी डाल दें। अच्छा, यहां डिस्टेंस ही बराबर है R मिड पॉइंट है ना, तो R ही लेते हैं, K बाई R, Q1 प्लस Q2, चलिए वैल्यू डाल दे। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुना 10 टू दी पावर -2। अच्छी बात है सर। Q1 का वैल्यू 1.8 प्लस Q2 का वैल्यू 2.8, माइक्रो के लिए लेंगे 10 टू दी पावर -6। अब जो भी कटेगा उसको काटने का है। एक जीरो से कटा, पावर 1, पावर 1 कटेगा तो बचेगा 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचा ना। अब ये -5 कटेगा 9 से तो बच गया 4। आ गया आपका 9/2 इंटू, दोनों को जोड़ देंगे 8 8 16, पॉइंट में आ गया, 1 बचा, 2 2 4, 4.6। 2 से इसको काट देते हैं तो 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 4 है। अच्छी बात है। अब गुना करते हैं तो 9 से गुना करेंगे इसको, 9 तिया 27, 2 9 दूना 18, 2 20 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट। इस टर्म में है कोई आंसर, 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा 2.07। एक अंक शिफ्ट कर जाते हैं, प्लस में है तो 5 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया सब लोग को? तो 16 का आंसर हो गया इसका बी, 16 का हो गया बी। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 कहता है इन द अबव क्वेश्चन नंबर 16 द potential at a point b centimeter from the midpoint of the line joining the two charges in a plane normal to the line and passing through the midpoint। मतलब अब सिचुएशन हो गया इस प्रकार का, ये आपका Q1 1.8 वाला, ये आपका Q2 2.8 वाला, और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस, ये आपका R, ये भी आपका R, मिड पॉइंट है। R बराबर कितना लेना है, R बराबर लेना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल। कैसे निकलेगा, V1 V2, तो P पर का निकला, V एट P आ गया फिर से V1 प्लस V2। अच्छा, ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, √2R, V1 के जगह पर K Q1 बटा √2R, K Q2 बटा √2R, K बटा √2R कॉमन निकाल लेंगे तो Q1 प्लस Q2, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 √2 रह जाएगा, और R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो 20 गुना 10 टू दी पावर -2। Q1 Q2 का वैल्यू अभी सॉल्व किए हम लोग यहाँ पे, 1.8 प्लस 2.8, इधर ओवरलैप कर जाएगा, इसको यहां से हटा दिया, इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक बात है। फिर से वही बात, 0 से कटेगा 1, 1 कटेगा तो 5, 5 कटेगा तो 4 एज यूजुअल। तो 9/2√2 इंटू, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4.6, 2 से काट देंगे इसको तो 2.3, 10 टू दी पावर 4 है। यानी कि जो आंसर आपका आया था लगभग 2.1 को √2 से भाग देंगे, 1.414 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो जो भी वैल्यू होगा वो 2 से भी कम होना चाहिए। कोई ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में है ना 1.5, आई होप आ जाएगा। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट, ये 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा ना पॉइंट में। जो भी आंसर आया था अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही तो है। इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका ए, ये हो जाएगा आपका ए।
तो 17 का हो गया आपका ए। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। मैथमेटिकली सॉल्व करना भाई, कॉन्सेप्ट तो वही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है फोर इक्वल चार्जेस क्यू each are placed at four corners of a square of side A, each work done in carrying a charge minus q from its center to infinity is। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, ये एक स्क्वायर है, अच्छी बात है। इसके फोर कॉर्नर्स पर चार्ज दिया गया है q q q q। इस स्क्वायर का साइड दिया गया है a, इसके सेंटर पर है जो इन्फिनिटी से लेकर के आना है किसको, माइनस क्यू को। अच्छी बात है। तो आपको निकालना है इसमें वर्क निकालना है, वर्क W बराबर, याद कीजिए वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं ना, इस स्क्वायर के लिए पहले सेंटर पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। ये डिस्टेंस r, प्रत्येक कॉर्नर से डिस्टेंस r, प्रत्येक कॉर्नर से डिस्टेंस r, प्रत्येक कॉर्नर से डिस्टेंस r। 4 कॉर्नर है, r का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा पूरा डायग्राम होता है a बाई रूट टू है, तो उसका आधा कर देंगे तो r का वैल्यू हो जाएगा a बाई रूट टू। तो पोटेंशियल कितना आ गया 4v, यानी कि 4v का वैल्यू k q बटा r। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, 4 इंटू के का वैल्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 के हो गया, क्यू का वैल्यू, क्यू तो क्यू ही है, आर का वैल्यू ए बाई रूट टू। 4 से 4 क्या कट जाएगा, रूट टू पर चला जाएगा, तो भी कितना आ गया रूट टू क्यू बाई पाई इप्सिलॉन नॉट ए। अब ये पोटेंशियल हो गया। अब माइनस चार्ज को देखिए, प्लस चार्ज को लेके आते तो अगेंस्ट में वर्क किया जाता, माइनस में लेके आया तो सीधा लिखते हैं ना W बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल, बस Q से गुना हो जाएगा, तो रूट टू क्यू स्क्वायर बाई पाई इप्सिलॉन नॉट ए। है ऐसा कोई आंसर, रूट टू क्यू स्क्वायर, हाँ है, तो बी नंबर लग रहा है इसका आंसर, मिला भी लेते हैं, बी ही है, रूट टू क्यू स्क्वायर सही है, इसका हो जाएगा बी। 18 का हो गया बी, चलिए सही है, 18 का हो गया बी। 19 पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ए क्यूब ऑफ साइड x हैज ए चार्ज q एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छी बात है, एक क्यूब बना लेते हैं समझने के लिए। चलिए क्यूब बन गया। एक क्यूब में क्या कॉर्नर होता है सर, सोच के बताइए। एक क्यूब में, अच्छा साइड दिया हुआ है इसका x, x ये भी x, साइड x दिया हुआ है, अच्छी बात है। एक क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर, 1 2 3 4, 4 के बाद यहां है 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। और उसके बाद सेंटर, किसी एक वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है पता है, रूट 3a बाई 2, यानी कि इसके लिए r का वैल्यू आ जाएगा रूट 3a की जगह है x, तो x बाई 2, रूट 3x बाई 2। क्लियर है बात। चलिए अब यहां से बस हो गया, कैलकुलेट करके 8 को है कोना, 8 को कोना से निकाल दीजिए। अब तो V एट सेंटर हो जाएगा, V एट सेंटर O मान लेते हैं, O चलिए P मानते हैं, P पॉइंट मानते आए हैं, तो P, तो P पॉइंट पर आ जाएगा 8 चार्जेस की वजह से, 8 भी, चूंकि चार्ज से और चार्ज यानी कि वर्टेक्स से सेंटर का दूरी भी क्या होगा, सेम होगा, तो 8 भी, 8 रह गया। V का वैल्यू के क्यू बाई आर, 8 के का वैल्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू Q है, R का वैल्यू भी समझा ना, डायगोनल पूरा रहता तो रूट 3a, a की जगह x दिया हुआ है उसका आधा लेंगे,
तो √3x/2, 4 से कट जाएगा ये 8, 2 चला गया ऊपर, तो 2 2 जा 4, q बाई √3πε0x है कोई ऐसा आंसर? 4q नहीं गया, 4q बाई √3πε0x बोले तो बी नंबर है इसका। 19 का हो गया बी। आइए 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए हेक्सागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, इधर वाला मिटा देते हैं भाई। कोई हेक्सागन है, हेक्सागन का मतलब 6 कोना वाला, बिल्कुल सही। चलिए इसको मिटा दिया। एक हेक्सागन बना के समझाते हैं। एक हेक्सागन है, इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, सॉरी 6 कॉर्नर्स होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज दिया गया है Q Q Q Q, और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इज, हेक्सागन पर। अच्छा, हेक्सागन का होता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, पता है ना। वर्टेक्स से अगर इसका साइड दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर, और Q का वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम और साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। 8 सेंटीमीटर 4, ठीक। तो हेक्सागन का खासियत ये होता है, अगर ये साइड A है तो वर्टेक्स से सेंटर का दूरी, ये पूरी पॉइंट मानते हैं, तो वर्टेक्स से सेंटर का दूरी भी कितना होता है? सेम ही होता है। ये सब बात प्रॉपर्टीज आप जानते होइएगा पॉलीगन के। चलिए अगर होता है तो अब 6 गो है, तो V एट P क्या लिखेंगे? 6V, 6 है, V का वैल्यू KQ बटा A, वैल्यू डाल दे 6, K का वैल्यू, हालांकि बेकार डाल रहे हैं इसको, 4 पाई से करते हैं ना, इसलिए करते हैं 6 इंटू K का वैल्यू जरूरत के हिसाब से, चूंकि डिजिट दिया हुआ है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ले लेंगे। चार्ज का वैल्यू 4 माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 4 से 8 कटा 2 बार, 2 से 6 कटा 3 बार। चलिए पावर को काटा जाए, 10 टू द पावर -2 से 6 गया तो -4, -4 कटेगा 9 को तो 5, 27 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट है। कोई ऑप्शन ऐसा? 2.7 ए नंबर। एक अंक शिफ्ट कर जाएंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा, प्लस में है इस वजह से, यानी कि ए नंबर 20 का ए। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल का वैल्यू कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। अब 21 नंबर पे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन तो पिक्चर बनाए हुए है बहुत सारा, प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, और कई सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रहा है, पूरा निकला हुआ है। अब पिक्चर किताब होगा तो देख सकते हैं, सबसे निकल रहा है। सबसे निकल गया, ठीक। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है P एंड Q, कहीं पे पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, अच्छी बात है, P एंड Q। तो फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, Q हट गया इसमें से। द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इज, Q से P तक पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे तो अगेंस्ट वर्क होगा, याद कीजिए। पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है Q से P, Q से P तक लेकर के आना है तो प्लस प्लस रिपल्सन होगा ना, अगेंस्ट द वर्क काम करना पड़ेगा। तो W क्या हो जाएगा इसके लिए? वर्क हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C। 21 नंबर का हो गया C। इसी प्रकार से 22 में आइए। 22 नंबर भी इसी प्रकार से सवाल है, नेगेटिव चार्ज है, सारा का सारा लाइंस इसमें इन कर रहा है, सारा का सारा लाइंस इसमें क्या हो रहा है ना, इन कर रहा है। अच्छी बात है सर, इन कर रहा है। तो फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। अच्छा, B और A 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां है B
और यहां पे है ए, तो बी से ए ला रहा है, भी बी से ए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज विल, अच्छा नेगेटिव चार्ज को लेकर के आएंगे ना, बी से ए किसको लाना, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन में वेलोसिटी तो कमाएगा उसको, तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां क्या लिखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीजेज, बोले तो बी, 22 का भी बी हो गया। 23 में आइए, 23 का पेज पलटाएगा, अच्छा हो गया, 22 तक में हो गया। अब यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस का सवाल आ गया भाई 23 नंबर से, ठीक है, तो इसको हटा दे, आया समझ ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। 23 नंबर से देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं जेड एक्सिस की ओर, ठीक, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इधर हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, अच्छी बात है। द पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट, पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट फॉर एनी एक्स फॉर ए गिवन जेड, एक्स के किसी भी पॉइंट पर दिए गए जेड के लिए, जाहिर सा बात है परपेंडिकुलर है ना, तो होगा, सही है ये वाला। फॉर एनी वाई फॉर ए गिवन जेड, वाई भी क्या होगा इसके जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई भी क्या परपेंडिकुलर है ना, इधर भी पोटेंशियल होगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ऑन द एक्सट्रा प्लेन फॉर ए गिवन जेड, हाँ इस प्लेन पर भी पोटेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज, 23 का ऑल ऑफ दीज, 23 का ऑल ऑफ दीज सब सही है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा होता है कौन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, चाहे वो एक्स एक्सिस की ओर रहे, जैसे यहीं पर प्लेट बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां प्लेट बनाते हैं इक्विपोटेंशियल से, इस प्लेन पर प्लेट बना देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होता है ना, परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, चाहे वो एक्स एक्सिस की ओर होता या वाई एक्सिस की ओर होता या फिर एक्स वाई प्लेन पर होता, कोई मैटर नहीं करता, बस फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फील्ड दिया हुआ है जेड एक्सिस की ओर, ये सही हो गया। 24 नंबर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑप्शन दिया हुआ है आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज, आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक, ये बात सही है, समझाए हुए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में, जस्ट पिछला वीडियो आप जाके उसको देख सकते हैं। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेज ऑफ ए कंडक्टर, ये बात भी सही है, जहां शार्प एजेज होगा वहां पर फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, कोरोना डिस्चार्ज में सीखेंगे इस बात को। विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा वहां क्राउडेड ज्यादा होगा, नो डाउट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यस ए भी सही है बी भी सही है, तो 24 का डी हो जाएगा आपका। 25 पे आइए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी तो बताया 90 डिग्री, मुझे बोल रहे भाई ऐसा सवाल पूछेगा तो इसी नीट हो जाएगा, 90 डिग्री ऑलवेज, यानी कि 25 का ए। प्रॉपर्टीज ही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये फिक्स है मेरे भाई, इस बात को गांठ फाड़ के चलना है, ठीक ना। तो 25 हो गया, 25 के बाद 26 पे आता है द टॉप ऑफ द एटमोस्फियर इज अबाउट 400 किलो वोल्ट, एटमोस्फियर का जो टॉप होगा बाहरी वायुमंडल, ये 400 किलो वोल्ट बोल रहा है, अच्छी बात है। और कहता है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ का सरफेस के चारों तरफ जो वायुमंडल सब है ये लगभग 400 किलो वोल्ट का है, अच्छी बात है। corresponding to an electric field that decreases with altitude, altitude के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, सीधा सा बात है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो नीचे आने पर बढ़ेगा, एल्टीट्यूड के साथ घट रहा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द फील्ड इज अबाउट 100 वोल्ट मीटर, हटाइए
नियर द सरफेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना 100 वोल्ट पर मीटर। इतना कहानी सुना दिया भाई। बट स्टिल डोंट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। अब आया क्वेश्चन में ट्विस्ट। लेकिन पृथ्वी के सतह पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, फिर हम लोग को बिजली का झटका नहीं लगता भाई। इतना पोटेंशियल होने के बावजूद क्या होता है, बिजली का झटका लगता है क्या? जमीन पे चलते हैं झटकते हुए चलते हैं? नहीं ना, नॉर्मल चलते हैं। ठीक बात है। इलेक्ट्रिक शॉक एज वी सेट आउट ऑफ आवर हाउसेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अकॉर्डिंग तो बताया था कि हाउस होल्ड में हम लोग इलेक्ट्रिकली शील्ड रहते हैं तो करंट उरेंट नहीं लगता। समझ में आया बात? अब ये कहता है कि अगर हम बाहर निकलते हैं घर से, इवन बाहर भी जब निकलते हैं, इन टू ओपन बिकॉज एज्यूम द हाउस इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर निकलता है तो भी करंट का झटका नहीं लगता। क्यों? आवर बॉडी इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। गलत बात। आवर बॉडी एंड ग्राउंड फॉर्म्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बात। हम लोग का बॉडी कंडक्टर है, अर्थ भी कंडक्टर है। एक कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक बात है। और ही पढ़ते ना, द ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ओपन एयर रिमेन्स सेम। ये कौन बात हुआ? ये कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस। नहीं, बी वाला सही है। हम लोग का बॉडी अर्थ के साथ, चूंकि दोनों कंडक्टर है, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा जिससे करंट का फ्लो सेम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं होता। सेम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो नहीं होता। करंट या चार्ज के फ्लो के लिए क्या आवश्यक है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो 26 का क्या हो जाएगा? लॉजिकल सवाल है, सोचिएगा। 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर कहता था वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज क्यू वंस अराउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस ए विथ ए चार्ज क्यू एट द सेंटर इज। ये बात तो सबको पता है भैया, कैपिटल क्यू है, ये क्या बनाएगा? बराबर बराबर डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। अब इसके ऊपर कोई चार्ज को अगर मूव करवाएं हम लोग तो उसके लिए वर्क कितना होगा? वर्क हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिस कारण से किया गया वर्क राउंड ट्रिप में हमेशा जीरो होगा। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, अब चूंकि कंडक्टर का सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर या किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करवाने में किया गया वर्क हमेशा जीरो होता है। चार्ज तो अपने आप फैल जाता है ना। जिस प्रकार से पानी के सतह पर तेल की कुछ बूंदों को गिरा दे तो वो क्या होगा? अपने आप फैल जाएगा बिना वर्क किए हुए। उसी प्रकार से जब ही कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो अपने आप फैल जाता है, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। कहां है आंसर? जीरो। हाँ, डी है ना, 27 का डी। 27 का डी। बस 4 क्वेश्चन भाई, पेशेंस मार के साथ देख लो। 28 नंबर क्या कहता है? 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। 28 नहीं हुआ, अभी होगा। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। गलत जवाब। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सही जवाब। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। ये भी सही बात। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। डी कांस्टेंट पोटेंशियल, इसी को लेते हैं, इसी को लेते हैं, इसी को लेते हैं। तो चार्ज तो अपीयर कर जाएगा सरफेस पे, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जीरो। ये चार्ज कूद कूद के चला जाएगा सरफेस के ऊपर। अगर कंडक्टर है तो सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पर जो ही आएगा तो अंदर का चार्ज भी सरफेस पे चूंकि आ गया है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपका बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए आपका इसमें डी सही हो गया। क्या है डी? डी है कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए, करेक्ट है, अच्छी बात है। 29 नंबर 29 क्या कहता है? 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए, बहुत दिन के बाद ट्रू सेंटेंस, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में कौन सा बात सही है? तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टेप वाइज, कमता हो। सही है, मिला जुला के। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटता है, तो कई बार बता चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। ये बात भी सही है। E बराबर तो होता ही है ना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये फॉर्मूला तो आपको बताए हुए हैं। ये बात भी सही हो गया।
इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट। ये गलत बात है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होगा, एक दूसरे के नजदीक होगा। तो सी वाला बात गलती हो गया। डी कहता है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। क्या बात है, सबका डी ए सही हो रहा है, ए और बी दोनों सही है इसका। 29 के बाद 30 नंबर कहता है वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज along an equipotential surface from P to Q is, ए में कहता है मस्ट बी डिफाइंड माइनस EDL फ्रॉम P से Q। ये वाला तो बात सही है था भाई, फॉर्मूला ये तो सही है, तो ये सही हो गया इसका। B जीरो कैन हैव ए नॉन जीरो वैल्यू, गलत। A and B करेक्ट। Done to move a unit positive charge along equipotential surface from P to Q, इसका डेफिनेशन ये है, और वो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग 30 का लगाएंगे डी। फिर से बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 31 नंबर पे आते हैं भाई। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा दे आप। इस तो खाली बुझोवल टाइप का सवाल था, बनाने वाला तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब सीखने समझने वाला बात है वो। आप उसके वीडियो को एक बार दो बार देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टीज के साथ। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बड़ा आसान है, आसानी से बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कहता है कि कोई एक कंडक्टर है, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट P। यहां से कहीं कोई पॉइंट चार्ज है P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक बात है, बना होगा। As shown in figure, let VA, VB, VC be the potential of point A, B and C respectively। यहाँ पे है आपका C, ठीक अपोजिट में हो गया A, और यहाँ पे हो गया आपका B। तो ऑप्शन कह रहा है कि VC बड़ा है VB से, सरफेस पे है तो पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा ना सबका। यहां तो होना चाहिए A का पोटेंशियल बराबर B का पोटेंशियल बराबर C का पोटेंशियल। कोई है ऑप्शन? नहीं है। एक ऑप्शन है डी वाला कि VA बराबर VC। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि पॉइंट Q चार्ज से डिस्टेंस पे है। तो एक कंडक्टिंग, देखिए आपको बताए थे ना, ये आपको प्लेन पर दिख रहा है, ये प्लेन पर दिख रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 3D, प्रॉपर्टीज में बताए थे। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये सामने से क्यू चार्ज ये सामने है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे सारा चीज। तो बराबर डिस्टेंस होगा तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ना होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो टोटल पॉइंट्स का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो संयोगवश 31 का भी आंसर आया डी। क्लियर? तो 16 से 31 आज का टॉपिक खत्म। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? झकास, बहुत बढ़िया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वीडियो देख के जब थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मेरे भाई। तो वीडियो को देखा कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जो ही वीडियो आएगा खट से नोटिफिकेशन आएगा। आराम से देख के अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, है ना। अगर हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही फीस है। आप लोग फीस नहीं देते, मेरा गलत बात है, मेरा फीस दिया कीजिए, लाइक और कमेंट किया कीजिए, वही फीस है। और साथ ही हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इससे मेरा खुद का सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।